तो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान केंद्र। तो आज हम लोग एसएसटी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और आगे वाले आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जितने बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ इसको कर लो। और हम लोग एक बहुत बड़ा आगे चल के एक मतलब एजुकेशन को, इसको ज्ञान केंद्र को और आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे मेरी बहुत हेल्प होगी। मैं एक फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, ना किसी से कुछ कह रहा हूँ, बस मुझे आप लोग की बस सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करेंगे, खुद ही चैनल ग्रो होगा, खुद ही मुझे थोड़ी बहुत इनकम होगी, ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ और अच्छे से। थैंक यू फॉर दैट। तो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये चैप्टर सेकंड है किसका, हिस्ट्री का। तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुआ है, कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, कौन कौन से मूवमेंट्स नहीं हुए हैं, गांधी जी ने क्या कैसे आगे कदम बढ़ाए हैं, इसमें किस किसने क्या क्या हेल्प किया है। मतलब हम सारी चीज़ें लगभग बराबर तौर पे अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को इसमें एनालाइज करेंगे, और ये एसएसटी को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें अच्छे से। ठीक है, और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठें। और इस जितना भी मैं अभी आपको पार्ट वन में कराऊंगा, इसको दो पार्ट से मैंने तोड़ा है। तो पार्ट वन में जितना भी मैं कराऊं, उसको समराइज एनालाइज और जो भी करना है, कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रख लेना है। ठीक है, ऐसे नोट्स मुझे लगता है कहीं मिलेंगे नहीं, और मिल भी जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कई जगहों से रेफरेंस ले लेके इसको किया है। तो नोट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ चैनल को फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और आगे चलते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो एजेंडा क्या है, पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। फिर सेकंड क्या देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज वार खलीफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट देखेंगे। डिफेयरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट देखेंगे। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस क्या था, उसकी तरफ क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें हुई वहाँ पे, वो सब देखेंगे। एंड द सेंसेस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और क्या क्या चीज़ें इससे बिलोंग कर रही, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो आगे चलते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में ये जो मैंने इंडिया का मैप बना रखा है, देखिए इसमें कई सारे धर्म्स, रिलीजियंस, कास्ट, कल्चर्स सब इसमें दिख रहा होगा। तो इंडिया इन सब चीज़ों से मिलके बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये सेशन मैं इस वजह से ले रहा हूँ, तो आप लोग को ये बहुत अच्छा लगेगा, और ये ईजिएस्ट वे है समझाने का मेरा, तो मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना और चैनल को जितना हो सके ग्रो करने की कोशिश करना। ठीक है, तो मतलब इसमें देखो, इंडिया गेट दे रखा है, एक जगह हाथी दे रखा है, एक जगह मतलब काओ, बफेलोज, और एक सरदार जी दे रखे हैं। तो मतलब अलग अलग कास्ट, हिंदुज़्म दे रखा है, क्रिश्चियंस दे रखा है, मुस्लिम्स हैं। तो अलग अलग कैटेगराइज पे चीज़ें बटी हुई हैं, और अच्छी चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन, द सेंस ऑफ बीइंग अपोज्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट ट्राइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। तो इसमें जो कोलोनिज्म है, उसका मतलब होता है किसी देश का किसी दूसरे ऊपर पे देश पे शासन करना। तो ये जो इसका अपोज था शासन करने का, जो ब्रिटिश जब आई थी, जो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब यहाँ आई, जब इंडिया ने मौका दिया यहाँ पे इन्हें बसने का, तो ये लोग क्या करने लगे, एक कॉलोनी सी बनाने लगे और राज करने लगे इंडिया पर। ठीक है, तो उस चीज़ को अपोज करना शुरू कर दिया, एंड एक बॉन्ड बना, और ये सब एक साथ टुगेदर हुए। ये सब चीज़ें हम इसमें आगे देखेंगे। बट ईच क्लास एंड ग्रुप्स फेल्ट इफेक्ट ऑफ द कॉलोनिज्म डिफरेंटली। पर हर एक जो कास्ट है, वो अलग तरीके से कॉलोनिज्म से मतलब उसके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा डिफरेंट तरीके से कॉलोनिज्म का। तो ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। द एक्सपीरियंस वर वेरीड, और जो यहाँ एक्सपीरियंस मतलब लिया गया, द नेशन ऑफ फ्रीडम, जो नेशन है, अपना देश है, उसकी फ्रीडम का, वो सबके लिए सेम नहीं था। द कांग्रेस सबके लिए क्या, हर समय सेम नहीं था, कुछ कभी ऊपर चढ़ाव रहते थे, और ऊपर नीचे होता रहता था। तो कभी ऐसा लगता था सक्सेस मिलने वाली है, कभी चीज़ें रह जाती थी। तो ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों में था। एंड आगे चलते हैं, तो जो अंडर द कांग्रेस, जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने ट्राई किया टू फॉरगेट दीज ग्रुप्स टुगेदर विद वन मूवमेंट। वो एक मूवमेंट के साथ मिलकर, मतलब कांग्रेस और महात्मा गांधी जी मिलकर एक नया मूवमेंट करना चाह रहे थे। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। बट ऐसा रहता है ना कि जब भी आप कभी यूनिटी माने कुछ करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जरूर होते हैं। तो आगे चलते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन, टैक्सेस वर इंक्रीज। मतलब इस वॉर के कारण क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस निकल के आए। यहाँ पे जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए गए, कस्टम एंड ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इन सब चीज़ों के कारण जो मतलब चीज़ें थी वो बहुत कष्टदायी हो गई थी एक कॉमन पीपल के लिए। एंड फोर्स रिक्वायरमेंट्स फॉर आर्मीज, और उनको आर्मी में भर्ती करने लगे। एंड देन इन 1918 टू 19 और 1920 टू 21 इनके बीच में क्या हुआ कि क्रॉप फेलियर हो गया। मतलब इसके बाद ही हरित क्रांति आई। क्रॉप फेलियर मीन्स जो कीड़े लग जाना या ज़्यादा मौसम खराब होने की वजह से फसल बेकार हो जाना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे उस सिचुएशन एक रोस्ट कंडीशन हुई थी। ठीक है, ये इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि क्या चीज़ें कैसे हुई थी। ठीक है, पीपल्स होप दैट द हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। लोगों को उम्मीद थी कि ये जो कष्ट हम लोग झेल रहे हैं वॉर के बाद ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। एट द स्टेज अ न्यू लीडर अपेयर्ड, फिर एक नया लीडर उभरेगा एंड सजेस्ट न्यू मॉडल ऑफ स्ट्रगल, और हमारे लिए एक नया स्ट्रगल चालू होगा। ठीक है, तो ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड थी। आगे आते हैं, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या था? तो जो महात्मा जी थे वो अफ्रीका से रिटर्न हुए थे 1915 में। उन्होंने अफ्रीका में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वहाँ के लोगों के लिए, टू रेसिस्ट द रेजिम ऑफ विद द नोबल ऑफ मेथड ऑफ मास एगिएशन। तो उन्होंने इस लड़ाई को बहुत ही पीसफुली आराम से जीत लिया था। तो महात्मा गांधी को बिलीव था दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनिट ऑल इंडियंस। तो जो ये नॉन वायलेंस का धर्म है ये सबको इकट्ठा करेगा, सभी इंडियंस को, और यूनाइट करेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। तो जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए तो उन्होंने हर कई जगहों पे मतलब सत्याग्रह को सक्सेसफुली कराया। जैसे कि उन 1916 में चंपारण इन बिहार, बिहार में कराया। ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट अपोजिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। इंडिगो की वजह से हमारी जो जमीनें थी वो खराब हो जाती थी। ठीक है, और उनके कारण क्या होता था कि जो उपजाऊपन था मिट्टी का वो खत्म हो जाता था। तो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने फार्मर्स के साथ एक रखा। 1917 में खेदा इन गुजरात डिमांडिंग, मतलब उन्होंने क्रॉप फेलियर के कारण वहाँ जो टैक्सेस ज्यादा थे उसको कम करने के लिए खेदा मतलब गुजरात में एक जगह खेदा है वहां पे एक आंदोलन किया। अहमदाबाद में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया ताकि लोगों को सही से उनके वेजेस इनकम मिल सके। ठीक है, जितना वो काम करते थे उसके हिसाब से वो लोग कम प्रोवाइड करते थे, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी किसको, वर्कर्स को जो अहमदाबाद में वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो ये सत्याग्रह का तरीका था। आगे चलते हैं रॉलेट एक्ट पर। सीमिंग हिज सक्सेस गांधी इन 1919 डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड राउल एट एक्ट 1919। तो इस रॉलेट एक्ट का लाने का कारण ये था कि जो गांधी जी थे वो अपने मूवमेंट में सक्सेसफुल हो रहे थे, वो सत्याग्रह को जगह जगह पे लागू कर पा रहे थे। तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट को लगाया। इसमें क्या था कि इट पास्ड बाय लेजिस्लेचर काउंसिल, और ये ब्रिटिश लेजिस्लेचर काउंसिल के थ्रू मतलब लागू किया गया था। इट गिवन बाय द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी, सत्याग्रह चल रहा था, आंदोलन अलग अलग, तो इन सब पे रोक लगाने के लिए इनको गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। इट कैन डिटेन द प्रिजनर्स फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। बिना किसी गवाह के लोगों को 2 साल के लिए, जितने पॉलिटिकल बंदे थे उन सबको जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी रीजंस के या फिर बिना किसी सबूतों के। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस। तो जो महात्मा गांधी थे तब इन्होंने क्या स्टार्ट किया, नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च किया अगेंस्ट सच इनजस्ट लॉ। ये जो अनजस्टिस लॉ था इसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि एक मतलब नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस को लेकर आए थे। तो इट स्टार्ट विद द हंटर ऑन 6 अप्रैल, जो कि 6 अप्रैल को इसको लाया गया था। एंड सीइंग द सिचुएशन मार्टिन लॉ, और इस सिचुएशन को देखते हुए मार्टिन लॉ को वहां से हटा दिया गया और जनरल डायर को इम्पोज कर दिया गया। अगर मैं मानता हूँ अगर महात्मा गांधी जी उस समय पे ना होके भगत सिंह जैसे
चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, अगर उन लोग को सही से आगे बढ़ने दिया गया होता तो हमारा देश बहुत पहले ही आज़ाद हो गया। इनके नॉन वॉयलेंस के चक्कर में हम लोग पूरे, जितने, मैं क्या बताऊं, 1947 तक जितना कष्ट झेला इस देश ने, वो हम ही लोग जान सकते हैं बस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जलियांवाला बाग, जहाँ चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इसमें क्या था, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर, जो पुलिस थी अमृतसर में, फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसीजन प्रोवोकिंग विस्पर्ड अटैक ऑन बैंक्स। तो वहां पे जो रिवर्स आसपास थी, मतलब, तो उन लोगों पे अमृतसर में गोलियां चलवाने, फायर्ड, उनके ऊपर गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया गया था। मार्टिन लॉ को हटा दिया गया था, जनरल डायर को रख दिया गया था। और बैसाखी के दिन पे जो डायर थे, उन्होंने एक एरिया में एंटर्ड हुए और उन्हें चारों तरफ से घेर के वहां पे गोलियां चलाई थी, और कई सारे लोग उसमें मर गए। तो इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स, जो क्राउड थी, वो भीड़ थी, वो कहाँ निकल गई, सड़कों पे आ गई, स्ट्रीट्स में आ गई। देवर स्ट्राइक्स द क्लैश द पुलिस, पुलिसों को मारने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगे। और जो गवर्नमेंट थी वो और ज्यादा ब्रिटल होने लगी, मतलब और ज्यादा निर्दयी होने लगी, और इन पे अटैक करने लगी, एंड उनको अपना डर और ये सब चीजें दिखाने लगी। सीइंग वॉयलेंस स्प्रेड, यहाँ पे देखा कि वॉयलेंस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, कॉर्ड ऑफ द मूवमेंट, और इस मूवमेंट को ऑफ करने का सोचा। खलीफत इशू, अब ये खलीफत क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, विद एंड डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की, ऑटोमन तुर्की के थ्रू इस वॉर को, मतलब, बंद कर दिया गया। जब ऑटोमन तुर्की इसमें डिफीट हुआ तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। देर वॉज अ र्यूमरस, एक र्यूमर फैला, दैट हार्श पीस ऑफ ट्रीटी वॉज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर पे एक ट्रीटी साइन की गई, जो कि एक तरीके से थोपा गया था। ऑटोमन एम्पायर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। तो ये ऑटोमन एम्पायर जो था वो मुस्लिम्स का सबसे स्पिरिचुअल, मतलब सबसे बड़ा धर्म था, और इसको बोला जाता खलीफा। ठीक है, मतलब जैसे स्पिरिचुअल जगह, जैसे हमारे लिए केदारनाथ हो गया, ऐसी इनकी जगह क्या था, ऑटोमन एम्पायर था मुस्लिम्स के लिए, इस्लामिक के लिए। द डिफीट एंड रहे खलीफास टेम्परल पावर, अ खलीफत कमिटी वाज फॉर्म्ड। तो जो ये जब डिफीट हुए खलीफा, जिस अपनी पावर खोने लगे, देन एक खलीफा कमिटी फॉर्म्ड हुई। और उसमें कौन थे, दो यंग जनरेशन लीडर्स थे मुस्लिम्स के, जिनका नाम, दोनों भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना, बोर्ड्स में जब भी कॉपी लिखना तो इन सब कामों पे अच्छे तरीके से गौर रखना और ध्यान देना। ठीक है, कहाँ पे क्या जरूरत पड़ रही है। तो गांधीज लॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशन ऑफ मूवमेंट। गांधी जी को लगा, मतलब जब ये सब देखा कि ये सब हो रहा है, तो गांधी जी ने इसको बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और सबको नेशन के एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश किया, और एक मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश किया। खलीफत इशू एंड स्वराज इशू टुगेदर लीड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया खलीफत और स्वराज ने मिलकर। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या है, इन दिस फेमस बुक द हिंद स्वराज 1909, मतलब जो हिंद स्वराज एक बुक है, महात्मा गांधी ने उसी समय डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश है, वो इंडिया में इस वजह से आ पाए क्योंकि इंडिया ने कोऑपरेट किया उनको। अगर वो कोऑपरेशन अगर नहीं करती तो वो एक साल में ही इस जगह को, मतलब इस जगह पे सरवाइव नहीं कर पाते। इफ इंडिया रिफ्यूज टू कोऑपरेट, यही चीज देखो बोला कि अगर इंडिया कोऑपरेट नहीं करती, ब्रिटिश रूल वुड बी कोलैप्स विद इन अ ईयर, कोलैप्स हो जाता, खत्म हो जाता, वो टिकने वाला नहीं था। बट क्या किया, इंडिया का दिल बहुत बड़ा है ना, तो बाहरी लोगों को बहुत आसानी से अपने घर में घुसा लेते हैं, और अतिथि देवो भव का नारा लगा के लोगों को अपने ऊपर राज करने देते हैं। ये नहीं कि वहीं से भगा दिया जाए अगर हम लोग पे राज करने आ रहे। उस समय पता भी नहीं था लोगों को इसका फायदा दिख रहा था, क्योंकि व्यापार उस समय पे भी ज्यादा था।
ठीक है। तो गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड स्टेज, इसको कई स्टेजेस पे ना करते हुए इस मूवमेंट को प्रपोज किया था। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट्स ने टाइटल्स दे रखे थे, उन सब टाइटल्स को उन्होंने सरेंडर कर दिया, हटा दिया। बाइकआउट किया सिविल सर्विसेज को, आर्मीज को, पुलिस को, और जितने भी फॉरेन सामान थे, गुड्स थे, उन सबको इन्होंने क्या किया, मतलब बायकॉट कर दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, और एक बहुत बड़े पैमाने पे सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च किया गया। आगे कि इस मूवमेंट का फर्क क्या पड़ा टाउन्स में देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्ट विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। जो सिटीज में था इसका हल्का हल्का असर दिखने लगा था। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूट, और इस कंट्रोल इंस्टीट्यूट पे मतलब जो भी थाउजेंड स्टूडेंट थे वो सब इसे छोड़ने लगे, जो पढ़ने वाले लोग थे। ठीक है। एंड द हेड मास्टर एंड टीचर एंड लॉयर्स गेव अप दीज लीगल प्रैक्टिसेस। जितने भी हेड मास्टर थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, सब ने क्या किया, अपने सारे जितने भी लीगल प्रैक्टिसेस थे सबको छोड़ दिया। एंड द काउंसिल ऑफ इलेक्शंस वर बाइकॉटेड, और जो काउंसिल ऑफ इलेक्शंस था उसको बाइकॉट किया टू प्रोवाइड एक्सपेक्टेड मद्रास। मद्रास में जो काउंसिल ऑफ इलेक्शन था उसका बाइकआउट कर दिया गया। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, जैसे कि लिकर शॉप हो गया, पैक्ड हो, लिकर शॉप पैक्ड, एंड फॉरेन क्लॉथ्स बॉन्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। और जो बॉनफायर्स मतलब कि जो मतलब फॉरेन कपड़े थे उसको जला दिए उन्होंने, जो लिकर शॉप थी उसको भी जला दिया। ठीक है। पीपल्स बिगेन वार्मिंग इंडियन क्लॉथ्स, वो अपने ही क्लॉथ्स पहनने लगे। प्रोड्यूस इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में बनते थे वो उनको पहनने लगे। एंड हैंडलूम्स वेंट अप, और उनके बनाए हुए जो कपड़े थे वो उठने लगे। ठीक है। तो अभी तक हम इस चीज को यहीं पर रखते हैं, और आप लोग अगर चाहें तो मैं इसको सेकंड पार्ट तभी बनाऊंगा अगर ये वीडियो अच्छी खासी रीच करती है, और नंबर ऑफ कमेंट्स अगर इसमें ज़्यादा होंगे तभी पार्ट सेकंड ज़्यादा आएगा। और अच्छा लगेगा अगर मुझे मुझे अच्छा लगेगा कि अगर ज़्यादा कमेंट करेंगे और ज़्यादा डिमांड करेंगे पार्ट सेकंड की, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट टू ज़रूर लिखना अगर चाहिए पार्ट टू इसका तो। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे कलेक्शन करना है, तो जितने भी बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। और यही हमारा लास्ट पार्ट था, यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट टू चाहिए तो नंबर ऑफ़ कमेंट ज़्यादा रखना, 50 से ऊपर हो गए तो पक्का, 50 से ऊपर कमेंट्स अगर हुए, पार्ट टू अगर लिखा हुआ दिख गया तो मैं पार्ट टू ले आऊँगा। ठीक है। अभी 1 वीक के टाइम में पूरा पार्ट टू तैयार हो जाएगा। और एसएसटी के कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े हैं मैं मानता हूँ, और एक सेशन में एसएसटी का फिर से लूँगा, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयारियाँ करनी चाहिए साइंस में, एसएसटी में। मैं इसमें बोर्ड्स की कॉपियाँ भी दिखाऊंगा, कैसे लोग चेक करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ठीक है। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।